use. I believe in the power of words. Many people speak before they think. But I know the value of words. The words can make you, break you, they can heal your soul, they can damage you forever. So I always try to use the positive words in my life wherever I go. They call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differently abled. They see my disability. They see my disability, I see my ability. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that they change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. हेलो एंड वेलकम टू नंदूस ट्यूटोरियल। मैं हूं नंदू, आप सबका बंधु। आप सभी को नंदूस ट्यूटोरियल में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपने पढ़ाई का और अपने परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और ये वीडियो के दौरान आपकी ये यात्रा अत्यंत सुखद, मंगलमय, आनंदमय और ज्ञान प्रदान करने वाली हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिविल सर्विस का डाइट, जिसमें आपको एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कशन किया जाएगा। उसके साथ साथ एक इथिक्स का केस स्टडी भी डिस्कस किया जाएगा। मेंस के 2 आंसर्स आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, उसके मॉडल आंसर्स और क्वेश्चन भी। इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा उसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किया जाएगा जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इवन एक मेंस का एक क्वेश्चन जो कि आर्टिकल से रिलेटेड होगा वो आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा। और उसके बाद आपको एक प्रीलिम्स का 5 ज़बरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों के साथ लिंक करके दिया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके साथ साथ आपको एक इंटरव्यू का बहुत ही अच्छा सा एक टिप भी मिलेगा आपको, जिसको कि आप धीरे धीरे अगर डेली थोड़ा थोड़ा अगर इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस करते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आप पूरा कंफर्टेबल आपको महसूस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, इससे पहले आपने जो वीडियो देखा दोस्तों, वो वीडियो में जो बातें जिन्होंने बताई वो जो वीडियो में जो बताया गया है कि जो वर्ड्स होता है, जो पॉजिटिव वर्ड्स होता है ना, उसमें बहुत पावर होता है। वो पॉजिटिव वर्ड्स का पावर को अगर फील करना चाहते हो ना तो डेली सुबह उठो और कभी भी देखना कि मतलब सुबह जब उठ के एक्चुअली जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। ओके, जब भी हवन होता है या फिर मंत्रों का उच्चारण होता है तो उससे ना पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल है आपको स्टेबल बनाने के लिए, आपको पॉजिटिव वे में सोचने के लिए दोस्तों। तो इसीलिए ये वर्ड्स का ही पावर है जो कि हमको मोटिवेट करते हैं। ये वर्ड्स का ही पावर है जो कि हमें अच्छा फील कराते हैं या फिर बुरा फील कराते हैं। कोई किसी को गाली दे देता है तो उसको बुरा फील हो जाता है फटाक से। क्यों? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वर्ड्स। और वही जो अच्छा वर्ड्स कोई बोलता है, आपकी कोई तारीफ़ कर दे, तो वही देखो आपको कितना अच्छा फील आने लगता है। तो वर्ड्स ही जो होते हैं ना, अच्छे शब्द होते हैं ना, उसमें बहुत पावर होता है। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ही अच्छा चीज़ है और हमेशा अच्छा चीज़ बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल टिप देता हूँ, अभी अगर ट्राई करते हैं, आप अभी खुद फील कर सकते हैं। आप अपनी आँखों को बंद कीजिए। ओके दोस्तों, आँखों को बंद कीजिए, हाथ खोलिए और हाथों में आप एक्चुअली गेस कीजिए कि इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे एक हरे कलर का एक नींबू है और हरे कलर का ताज़ा बड़ा वाला एक नींबू है। ठीक है, बाद में उसके नाक के पास लाइए और उसको सूंघिए। डेफिनेटली देखिए दोस्तों, आपको वो नींबू का वो स्मेल फील हुआ होगा दोस्तों। तो ये होता है द पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ फीलिंग। जब वर्ड्स अच्छे वर्ड्स जब हम लोग अपने आप को बोलते हैं तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स आता है दोस्तों, और उस पॉजिटिव वाइब्स ही हमको एनकरेज करता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छा बोलिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल डिस्कशन। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ज़बरदस्त आर्टिकल डिस्कशन होगा।
आप लोग मस्त एंजॉय कीजिएगा इस आर्टिकल को। तो सबसे पहला आर्टिकल है कि ईयू का कार्बन बॉर्डर टैक्स। अभी हाल ही में अभी बहुत सारे एडिटोरियल्स वगैरह आप देख सकते हैं हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी द टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले लीजिए, डाउन टू अर्थ ले लीजिए, ये वाला आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, GS2 और GS3 तीन दोनों के साथ आप लिंक करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये एनवायरनमेंट में भी आपको बहुत ही मदद करने वाला है। इवन इंडिया का और EU के साथ रिलेशनशिप, यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी आपको थोड़ा सा इसमें कुछ पता चलने वाला है दोस्तों। तो चलिए ध्यान से देखते हैं ये आर्टिकल के बारे में, पूरा अच्छे से समझेंगे चीज़ क्या है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, यूरोपियन यूनियन, जिन लोगों को नहीं पता है EU मतलब, EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन, EU यूरोपियन यूनियन। ये एक यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना खुद का करेंसी है, उनका खुद का मतलब बिजनेस करने का खुद का नियम्स वगैरह है, कस्टम्स वगैरह है, खुद का वो अपना ट्रेडिंग आप एक दूसरे के साथ करते हैं तो फ्री ड्यूटी वगैरह लगाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली यूरोप का, जो कि एक मतलब अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग मिलजुल के बना है टू बूस्ट देयर इकोनॉमी, टू बूस्ट देयर सिक्योरिटी एंड टू बूस्ट देयर रिलेशनशिप। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये GS पेपर 3 से भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंजर्वेशन के टॉपिक पे आप रिलेट कर सकते हैं। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसी जो है दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में भी इसको लिंक करके देख सकते हैं। तो हाल ही में हुआ क्या है दोस्तों, अभी जो एडिटोरियल है जो ये हिंदू से एक्चुअली ये लिया गया है, और ये पूरा अच्छे से मैं आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो यहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में पता चलेगा, कार्बन ट्रेड क्या होता है वो पता चलेगा, कार्बन इमिशन, EU का इमिशंस के बारे में पता चलेगा, और ग्रीन एनर्जी क्या है, डीकार्बनाइजेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में कुछ पता चलने वाला है। इवन मेंस के लिए भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है CBA और M, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में आपको पता चलने वाला है दोस्तों। तो EU अभी क्या कर रहा है दोस्तों, अभी यूरोपियन यूनियन अभी प्लान किए हैं कि वो एक कार्बन बॉर्डर टैक्स करेंगे, एक टैक्स वो कलेक्ट करेंगे 2026 से। वो एक टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, कार्बन बॉर्डर टैक्स, जो कि कोई सा भी चीज़ अगर वो इंपोर्ट करते हैं, और वो जब इंपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो वो जो चीज़ जो इंपोर्ट किया गया है तो उसको बनाने के लिए जितना कार्बन इमिशन हुआ होगा उस पर वो एक्चुअली टैक्स करेंगे दोस्तों, उस हिसाब से टैक्स करेंगे। तो ये बेसिकली ये पूरा मुद्दा क्या है, इसके बारे में पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द EU कार्बन बॉर्डर टैक्स। पहले समझ लेते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या चीज़, ये माजरा है क्या, पहले ये चीज़ क्या है इसको समझते हैं। तो EU का जो कार्बन बॉर्डर टैक्स, जिसको कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी से वो एक प्राइस लगाना चाहते हैं उस कार्बन इमिशन के ऊपर जो कि जनरेट हुआ है प्रोडक्शन के दौरान। जो गुड्स को इंपोर्ट करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन, जिस गुड को इंपोर्ट करने वाले हैं उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कार्बन इमिशन हुआ है, उस कार्बन इमिशन जितना हुआ है उसके ऊपर एक प्राइस वो एक्चुअली टैग मार्क लगाने वाले हैं। तो यही इसी को बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, या फिर यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये अब उन लोग लगाए क्यों, ये पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की हैं, क्योंकि ये उनका एक पॉलिसी है फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। वो चाहते हैं 2030 के दौरान आते आते तक उनका 55% जो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो कम हो जाए 1990 के लेवल के मुताबिक। ठीक है, तो ये उनका जो एक्चुअली उनका जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वो इस तरीके का पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चीज़ क्या है, जो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये कहाँ पे मतलब अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ों जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होगा यूरोपियन यूनियन में, तो ये सब चीज़ पे ये टैक्स वगैरह लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टर्स जो भी हैं उनको ये ख़रीदना पड़ेगा एक कार्बन सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ, मतलब यूरोपियन यूनियन में जो भी इंपोर्ट करता है ये इंडियन प्रोडक्ट्स, तो उसको पहले ये कार्बन सर्टिफिकेट खरीद के उसको पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो इंपोर्टर बाद में फिर से जिससे इंपोर्ट करता है वो टैक्स उससे उछलेगा। जिसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट जा रहा है ना दोस्तों, वो एक्चुअली कम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा। और तो जो ये प्राइस जो है, प्राइस ऑफ द सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, तो ये प्राइस जो है जो EU का इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के जो हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हमारे इंडियंस के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये एक्चुअली
अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका जो उन लोग का जो कम्पिटिटिवनेस रहेगा वो कम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा, उन लोग अच्छे से वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं व्हाट आर द इंडियाज कंसर्न रिगार्डिंग दिस, ये जो मैकेनिज्म है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में इंडिया को क्या इतना प्रॉब्लम है, क्यों इंडिया एक्चुअली ज़्यादा चिंतित है एक्चुअली। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो हमारा जो कम्पिटिटिवनेस है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा और उनका कम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ पे जहाँ ज़्यादा बूस्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये वन टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर की तरह एक्ट होगा, जिसके वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को अच्छा मतलब रकम नहीं मिल पाएगा, प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाएगा। अभी अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया का 26% ऑफ एक्सपोर्ट जो है ये सब चीज़ों पे, ये सब चीज़ यूरोपियन यूनियन में जाता है 26%, और उस सब पे उन लोग टैक्स लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही मतलब ज़्यादा टैक्स हो जाएगा तो उनका हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कीमत बढ़ जाएगा दोस्तों, जो कि कम्पिटिटिवनेस नहीं हो पाएगा। तो हमारा मतलब ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो डेफिनेटली वो वहाँ पे ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा, रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जितना वो एक्सपोर्ट हम लोग कर पा रहे हैं वो एक्सपोर्ट और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा। इवन और एक प्रॉब्लम आने वाला है कंप्लायंस का इशू। कंप्लायंस का इशू क्या है, अभी ये सब कंप्लायंस के लिए अभी बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल चैलेंजेस वगैरह आएगा, बहुत सारे आदमी लोग को हायर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, उस पर कितना चार्ज होगा, कितना टैक्स होगा, किस हिसाब से उनको बढ़ाना है। मतलब ये जो कंप्लायंस हर चीज़ का रूल्स रेगुलेशन ये जब बढ़ जाएगा तो जिसकी वजह से कंप्लायंस का इशू आ जाएगा दोस्तों। इंडिया का जो छोटे छोटे स्मॉलर फर्म्स वगैरह हैं वो सब एक्चुअली अभी मतलब वो कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इन केस जो पिछली बार भी 2006 में यूरोपियन यूनियन ने ऐसे ही कुछ किया था, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए वो अच्छा नहीं था दोस्तों। और ये जो प्रॉब्लम क्यों है, इवन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नॉर्म्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर हो जाता है। क्योंकि अभी हमारा जो बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में हमारा कुछ एग्रीमेंट हुआ होता है कि हम लोग जीरो ड्यूटी लेवी करेंगे, बट ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन किया होता है ये, लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट में ये काम करेगा, क्योंकि ये एक नॉन टेरिफ बैरियर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्चुअली अच्छा चीज़ नहीं है बोल सकते हैं। इवन जो यूरोपियन यूनियन और डेवलप्ड नेशंस के ऊपर ये जो ग्रीन ट्रांजिशन अप्लाई होता है कि ग्रीन ट्रांजिशन क्या है, मतलब दोस्तों कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड क्यों हुए, क्योंकि वो बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन किए, कार्बन का इमिशन कर चुके हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो अभी तक अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो इसीलिए एक मैकेनिज्म है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है दोस्तों कि प्रॉब्लम तो कॉमन है, बट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के मतलब जो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, उनके वजह से ही एक्चुअली ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ है, इसीलिए उन पे ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए, ये सब जो भी नियम कानून वगैरह है उसको उतना मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अभी थोड़ा सा रियायत मिलना चाहिए, बात वही है, उसी को कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। बट ये जो अभी जो यूरोपियन यूनियन ने किया है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस चीज़ को, मतलब ये एक्चुअली उसके खिलाफ जा रहा है। तो इंडिया को अभी क्या करना चाहिए, सबसे मुद्दा ये है कि अभी इंडिया को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ क्या है, हम डिफरेंट मल्टीलेटरल फोरम्स में जाके हम लोग रजिस्ट कर पाएंगे कि ये जो टैक्स जो है वो इलीगल है, इलीगल मतलब अच्छा नहीं, इथिकली रॉन्ग है, जो कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम अभी तक डेवलप नहीं हुए और हम पे वो थोपा जा रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंट मल्टीलेटरल फोरम्स में उस चीज़ को रजिस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया क्या कर सकता है, वो खुद भी इस टैक्स को प्रपोज कर सकता है अपनी कंट्री में, ताकि हम लोग ग्रीन प्रोडक्शन की ओर हमारा भी थोड़ा सा मतलब योगदान हो पाए। तो हम लोग भी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन प्रोड्यूसर को भी एक जो भी मतलब अनसस्टेनेबल वे में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और एक ग्रीन वे में प्रोड्यूसन हो सके, तो उस हिसाब से भी हम लोग वो उसको अपने मतलब उसको उस तरीके से अपने कंट्री में भी लागू कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इवन बहुत सारा अनसर्टेनिटी ऐसे अभी यूरोपियन यूनियन किया है, अभी बहुत सारे कंट्रीज वगैरह भी कर सकते हैं, तो उससे हमको सीख लेनी चाहिए और हमको क्या करना चाहिए,
एक ग्रीन वे ऑफ प्रोडक्शन का चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। इवन हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, नया नया अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए। इवन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में भी अपना एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। एक ही कंट्री के ऊपर ज़्यादा हम लोगों को रिलाई नहीं करना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रीन प्रोडक्शन की अगर बढ़ेंगे तो हम सबको आराम से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो हमको अभी से ट्रांजिशन करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके एक कार्बन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग बनाए, जो कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे और इवन पूरा विन विन सिचुएशन होगा, क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर पाएंगे और एक अच्छा सोसाइटी का भी हम लोग क्या बोल सकते अच्छा सोसाइटी को बिल्डअप कर सकते हैं। इवन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में भी हम लोग 2070 में नेट जीरो टारगेट हम लोग अचीव करने वाले हैं। तो ये इस चीज़ के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए ग्रीनर प्रोडक्शन की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं दोस्तों। कंक्लूजन में यही बोला जाएगा कि जो जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स में जो है, ये भले ही एक चैलेंज है स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल फोरम में जाके उसके खिलाफ बोल सकते हैं। इवन हम लोग अपना एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और ग्रीनर प्रोडक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। और एक बैलेंस करना पड़ेगा एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट को भी देखना है, इकोनॉमी को भी देखना है और एनवायरनमेंट को भी देखना है। तो ये तीनों चीज़ को बैलेंस करके हमको चलना है दोस्तों। तो ये देखिए कितना सुंदर प्यारा सा आर्टिकल था, जिसमें कि आपको पता चला कि यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन टैक्स है उसके बारे में पता चला, इंडिया के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वो पता चला, इंडिया क्या कर सकता है वो पता चला, चैलेंजेस के बारे में हम लोग देखें और कंक्लूजन के बारे में भी देखें। अब जाके आपको एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन मिलता है, मेंस का क्वेश्चन, जो कि आप ये होमवर्क है, इसको प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है कि एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन इंडिया एंड डिस्कस द स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स दैट इंडिया कैन अंडरटेक टू एड्रेस दिस चैलेंज। तो ये चैलेंजेस को इंडिया कैसे अंडरटेक कर सकता है उसके बारे में लिखना है, और क्या क्या इम्प्लीकेशन होगा, ये अगर टैक्स लगेगा तो इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ पे भी बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं, मॉडल आंसर्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि किस टाइप का क्वेश्चंस वगैरह पूछता है। आप देख सकते हैं कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो कि डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के बारे में था। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो आया था 2016 में, जिसको कि 2018 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, वो किस कंट्री के साथ एक्चुअली हमारा हुआ था। तो ये जो हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ ही हम लोग का ये डेटा प्रोटेक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन था ये हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन भी जो है दोस्तों जो बीटीआई के ऊपर, बीटीआई क्या है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये किस देश के साथ हम लोग किए थे, ये भी यूरोपियन यूनियन के साथ ही एक्चुअली हम लोगों ने ये ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इवन अभी नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आ भी सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं दोस्तों। आप देखते हैं प्रीलिम्स के डोज के ऊपर, ठीक है। अभी तो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक मेंस का क्वेश्चन भी दे चुका हूँ मैं। कैसा लगा आपको ये आर्टिकल डिस्कशन, मेरे को ज़रूर फीडबैक में बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं 5 शानदार ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सबसे पहला क्वेश्चन आप पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा दोस्तों। आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया है, और जो कि ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटीज़ के बारे में, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का ये एक्चुअली क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ दोस्तों। हाँ, तो पहला वाला जो चीज़ है दोस्तों, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटीज़ के बारे में जो चीज़ है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी रिफर्स टू द डिसरप्शंस और फ्लक्चुएशन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी इन स्पाइरल गैलेक्सी लाइक द मिल्की वे कैन रैपिडली कन्वर्ट गैसेस इनटू स्टार, देयरबाय डिप्लीटिंग गैस रिजर्व। तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, ये हाल ही के रिसर्च में ये पता चला है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आंसर राइटिंग का भी चैनल है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का मौका भी मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा सा मतलब इनिशिएटिव है, आंसर राइटिंग का भी इनिशिएटिव है, और ये बहुत सारा मतलब आपका यहाँ पे देखिए पूरा कम्प्लीटली प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो जा रहा है,
मेंस के मॉडल आंसर्स वगैरह डिस्कशन हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कशन हो रहा है, इंटरव्यू के टिप्स मिल रहा है, और क्या चाहिए दोस्तों। सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए यही सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है और उसके बारे में भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, जो कि आप PDF अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको आराम से पढ़ने को मिल जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो वाला जल्दी से आप अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे ये वाला भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है टर्डीग्रेड्स के बारे में दिया है क्वेश्चन। टर्डीग्रेड्स आर टाइनी 8 लेग्ड एनिमल्स। क्या ये सही स्टेटमेंट है? एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये गलत हो गया। दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। दे आर फाउंड ओनली इन एक्वाटिक एनिमल, ओनली जहाँ पर है ना तो वो गलत ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, वो बहुत सारे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए और आराम से इसको अटेंड कीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा दोस्तों, ठीक है। फूड एनिमल्स के बारे में एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं। ए फूड एनिमल रिफर्स टू एन एनिमल स्पेसीज दैट इज रेज्ड एंड यूटिलाइज फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज फूड। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। दे इंक्लूड लाइफ स्टॉक लाइक कैटल, पोल्ट्री एंड पिग्स, ये भी करेक्ट है दोस्तों। थर्ड जो स्टेटमेंट है, जो FSSAI डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, ये गलत हो गया। FSSAI रिकॉग्नाइज करता है एनिमल्स को एक फूड एनिमल, ताकि उन लोगों का ट्रेडिंग हो सके, ताकि उन लोगों का मतलब अच्छे से उसका व्यापार भी हो सके और इकोनॉमी में भी कुछ योगदान हो सके, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट आर राइट, तो ऑप्शन होगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। यहाँ पर फोर्थ नंबर अभी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इसको जल्दी से आप अटेंड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर डिस्कस करके बताऊँगा। इसका सॉल्यूशंस वगैरह भी आपको PDF में मिल जाएगा दोस्तों, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस टेलीग्राम में जाइए और PDF को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस का भी आंसर जो भी डिस्कस करेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है अगुम्बा रेन फॉरेस्ट कम्प्लेक्स के बारे में। अगुम्बा रेन फॉरेस्ट कम्प्लेक्स जो है दोस्तों, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये बेसिकली कर्नाटका में लोकेटेड है, और इसको वहाँ का मतलब साउथ ऑफ चेरापूंजी ऑफ द साउथ इंडिया भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है एक साइंस एंड टेक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आराम से अटेंड कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसका सॉल्यूशन वैसे आपको PDF में मिल ही जाएगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद से ट्राई कीजिए, ओके। थोड़ा सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए और इसको अटेंड कीजिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। सेकंड जो स्टेज है हमारा मेंस आंसर राइटिंग, और चलिए अब मेंस के दो ही बड़े प्यारे आंसर्स वगैरह डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट medieval इंडियन टेम्पल्स कल्चर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। ये 2021 का ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो medieval इंडियन टेम्पल के जो स्कल्पचर्स वगैरह, मूर्ति वगैरह था, वो उस ज़माने के सोशल लाइफ के बारे में क्या दर्शाते हैं? क्वेश्चन का यही एक्चुअली मतलब है, और उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि स्कल्पचर है क्या, ठीक है, और वो उसके स्कल्पचर जो है वो एक्चुअली क्या क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। स्कल्पचर उस टाइम के पॉलिटिक्स को, उस टाइम के कल्चर के, उस टाइम की हिस्ट्री, उस टाइम पे का रिलीजन जो हो रहा था, रिचुअल्स, इवन मेमोरियल होमेजेस वगैरह के बारे में वो दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। स्कल्पचर जो है, स्कल्पचर एक्चुअली एक क्रिएटिव फॉर्म है, जो कि जिससे कि पता चलता है आपको कि वहाँ पे उस टाइम और स्पेस में क्या क्या चीज़ चल रहा था, ठीक है। इवन अभी हमको देखने को मिलता है बहुत सारे ब्रोंज के आर्टिकल्स वगैरह, कुछ स्टेचूज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, कुछ स्टोन के कार्विंग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सब एक्यूरेट इमेजेस वगैरह जो बनाया गया है वो हमें एक कुछ आइडिया देता है, उस टाइम के एंशिएंट कल्चर के आइडियाज़ के बारे में पता चलता है दोस्तों। तो सबसे एक वन ऑफ द प्रिवेलेंट मैसेज इज डैट जो स्कल्पचर है वो कम्युनिकेट करता है
सिविलाइजेशन के बिलीफ को इन सर्टेन फॉर्म ऑफ रिलीजन। उस सिविलाइजेशन में कौन से रिलीजन को फॉलो किया जाता था, क्या बिलीव किया जाता था, किसको फेथ करते थे, वो सब चीज़ के बारे में भी एक स्कल्पचर से हमको ये सब चीज़ पता चलता है दोस्तों। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर दें, जैसे कि बुद्धिज्म के अर्ली फेज में बुद्धा का जो वहाँ पे स्तूपा, उसका उनका थ्रोन, उनका चक्रा, ये सब से पता चलता है कि कैसे सिंपल वर्शिप एक्टिविटी वगैरह किया जाता था, कैसे उनको रेस्पेक्ट दिया जाता था, उस चीज़ के बारे में पता चलता है। इवन जो जातक का स्टोरी वगैरह जो मिलता है वो भी कल्चरल डेकोरेशन में बहुत ही हेल्पफुल थे, उससे भी बहुत सारी चीज़ों उस एज के बारे में पता चलता है दोस्तों। जो चक्र के ऊपर जो मोटिव है वो धर्म चक्र जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है बुद्धिस्ट आर्ट का। इवन जो धर्मा का जो व्हील होता है ना, वो धर्मा का व्हील जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बताता है, जिसमें कि जो 3 जेवल्स ऑफ बुद्धा, जो कि बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध मतलब टीचर, धर्म मतलब उनका टीचिंग और संघ मतलब कम्युनिटी। ये सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चलता है, ये स्कल्पचर से ही हमको ये सब चीज़ भी पता चलता है। वो जो धर्म चक्र भी है वो एक व्हील के जो फॉर्म में है, उससे भी इंडिकेट होता है कि एक धर्म का कंप्लीटनेस को वो रिप्रेजेंट करता है। इवन जो स्कल्पचर्स वगैरह है और उनका जो स्टाइल है, गर्जुरा प्रतिहारस के टाइम पे भी ये बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। इवन खजुराहो टेम्पल में भी बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें मिथुने का स्कल्पचर्स वगैरह, एक्जोटिक सेक्सुअल स्कल्पचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि अभी का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो उनका जो डिज़ाइन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो प्लेसमेंट होता है वो सिम्बोलिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और वो कोर हिंदू के वैल्यूज़ को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे अभी राजस्थान में भी आप बहुत सारे जगह है जहाँ की स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इवन गुर्जर और प्रतिहारस जब थे, जब गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से भी बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह भी मिले हैं, जो कि 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के कल्चरल रेनेसेंस को दर्शाते हैं और वहाँ के कल्चरल चीज़ों के बारे में बताते हैं। इवन जो महिषासुरमर्दिनी का जो है स्कल्पचर, मूर्ति, गिरी गोवर्धन का मूर्ति, अर्जुन पेरेंट्स का मूर्ति, गंगा का भी बहुत सारे ऐसे इमेजेस, मूर्ति वगैरह से भी उस टाइम के फेथ और उस टाइम के बिलीफ के बारे में पता चलता है सोसाइटी का। इवन जो गंधारा आर्ट जो है वहाँ पे जो बैक्टीरिया और पार्थियंस के जो कन्फ्लुएंस, मतलब उनके इन्फ्लुएंस से भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है कि कुछ कुछ इन्फ्लुएंस, फॉरेन के इन्फ्लुएंस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि उस टाइम के ट्रेडिशन के बारे में भी बताते हैं दोस्तों। इवन मथुरा में भी वो बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह मिलते हैं। इवन स्तूप वगैरह जो भी मिलता है पंजाब वगैरह में भी, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, रिलीजियस फेथ के बारे में पता चलता है। वैष्णव लोगों का जो शिवा में जो लिंगा रहता है, विष्णु का जो इमेज रहता है, वो भी रिलीजियस फेथ बिलीफ के बारे में बताते हैं। इवन जो चोला का जो स्कल्पचर है, जो नटराज का इमेज जो मिलता है, वो भी बताते हैं उनके धर्म के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। टिपिकल लाइफ सिनेरियो भी हमको देखने को मिल जाता है कि कृष्ण देव राय अपने पत्नी के साथ बैठे हैं, बुद्धा अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। वहाँ का सोशल लाइफ के बारे में थोड़ा पता चल जाता है, वहाँ का एक्टिविटी के बारे में पता चल जाता है। तो ये जितने भी वर्क है, स्कल्पचर हैं, वो कुछ मैसेज कन्वे करते हैं, जो कि आर्टिस्ट बनाए होते हैं जस्ट टू कन्वे ए आइडिया, वहाँ का रिलीजन, वहाँ का व्यू, वहाँ का हिस्टोरिकल फिगर को ये सब एक्चुअली दर्शाते हैं एक स्कल्पचर के माध्यम से, एक स्कल्पचर के मीडियम से हमको समझ में आता है कि उस टाइम का आइडिया क्या था, रिलीजियस बिलीफ क्या था, वहाँ का व्यू क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये था आंसर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, सो डेफिनेटली मैं मॉडरेट बोल सकता हूँ, मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जब बैठेंगे तो डायरेक्टली ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं रिकेप कर दूँ तो क्वेश्चन था कि मीडिएवल इंडिया के स्कल्पचर्स वगैरह कैसे उस टाइम के सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले एक स्कल्पचर क्या है वो बताना है, फिर आपको बताना है कि वो क्या क्या दर्शाते हैं, क्या क्या वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देना है, जैसे कि बुद्धिज्म में भी बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। उसके बाद बुद्धा, धर्मचक्र, फिर गुर्जर प्रतिहारस के टाइम पे, फिर खजुराहो मंदिर के स्कल्पचर के बारे में बता सकते हैं। में कंक्लूजन में आपको बताना पड़ेगा दोस्त कि
स्कल्पचर्स वगैरह एक्चुअली एक आइडिया को कन्वे करते हैं। स्कल्पचर्स वगैरह एक मैसेज देते हैं और बताते हैं उस टाइम के रिलीजियस के बारे में, उस टाइम के बिलीफ के बारे में, उस टाइम के हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल टेल्स के बारे में भी बताते हैं। तो इस टाइप का एक बैलेंस आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं अपने सफ़र में, आगे बढ़ते हैं और इथिक्स को डिस्कस करते हैं। येस्टरडे एक केस स्टडी डिस्कस किए थे, आज हम इथिक्स का एक इथिकल आंसर डिस्कस करेंगे। फिर कल हम फिर से एक इथिक्स का केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या था इसको समझते हैं। क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई 5 इथिकल ट्रेट, 5 आपको इथिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट चूज करना है जो कि एक सिविल सर्वेंट के लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। बाद में लिखना है कि वो क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में भी आपको जस्टिफाई करना है। जो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इथिक्स क्या है। इथिक्स क्या है? ये एक मोरल प्रिंसिपल है जो कि एक पर्सन के बिहेवियर को और कंडक्ट को डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो अल्टीमेट वैल्यू है, ये सब चीज़ वो इथिक्स से ही बताता है हमको। इथिक्स से ही हम अपना एक्शन को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन इथिक्स के बारे में पहले देना पड़ेगा। बाद में बोलना पड़ेगा जो सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट में इथिक्स सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 5 इथिकल ट्रेड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जो लगता है वो आपको लिखना है। जैसे कि इंटीग्रिटी, कंपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और सेल्फलेसनेस। ये 5 इम्पोर्टेंट चीज़ इस इथिकल ट्रेड है जिसको कि एक सिविल सर्वेंट को रखना ही चाहिए। और कुछ दूसरा इथिकल ट्रेड भी है जैसे कि नॉन पार्टीशनशिप, टॉलरेंस, रेस्पॉन्सिवनेस, जो कि उसी 5 इम्पोर्टेंट ट्रेड से ये सब चीज़ भी साइड से चीज़ उभरता है एक्चुअली। तो मेन चीज़ क्या है देखते हैं 5 टन इथिकल ट्रेड। सबसे पहले इथिकल ट्रेड देखेंगे इंटीग्रिटी। क्या है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि इंटीग्रिटी अगर रहेगा तो आप करप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, लीडरशिप क्वालिटी रख पाओगे जो कि रोल मॉडल बनने में आपको मदद मिलेगा। इवन आप रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे क्योंकि आप करप्शन करोगे नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इथिकल ट्रेट हो जाता है फॉर ए सिविल सर्वेंट। सेकेंड इथिकल इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपेशन, दया का भावना, जो कि एक एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इससे कंपेशन अगर रहेगा तो आप वीकर सेक्शन के लिए आप अच्छे से मोटिवेट होकर काम करेंगे, उनके प्रति एम्पैथी, दया भावना रहेगा तो उनके लिए अच्छे से पॉलिसी बनाएंगे और उनके लिए काम भी करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। आप अगर अकाउंटेबल रहेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और पब्लिक ओरिएंटेड बना सकते हैं। आप पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं और अनएथिकल कंडक्ट नहीं करेंगे, आप डिटेर करेंगे, ठीक है। और सिविल सर्वेंट अगर अकाउंटेबल रहेंगे तो आप सिविल सर्वेंट हमेशा अपने कंडक्ट को लेके आंसरेबल रहेंगे, अपने चीज़ों को लेके, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। फिर देखेंगे लास्ट हमारा सबसे 4th इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी अगर रहेगा तो आप डिसीजन को हमेशा मेरिट के हिसाब से लेंगे, ना कि पर्सनली बायस होके, ठीक है। हमेशा नॉन पार्टीशनशिप, किसी के पार्शियल अप्रोच नहीं रखेंगे, नॉन पार्टीशनशिप अप्रोच रख के आप काम करेंगे। फेयरनेस को हमेशा अपने एक्शन में लाएंगे और हमेशा अपने इफ़िशियंसी को बढ़ाने का कोशिश करेंगे अगर ये ऑब्जेक्टिविटी वाला अगर इथिकल ट्रेड आप में अगर है तो। इवन सेल्फलेसनेस क्या है कि जितना भी अगर सेल्फलेसली अगर आप काम करेंगे तो आप पब्लिक रिसोर्सेज को मिसयूज़ नहीं करके उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसके माध्यम से आप कन्फ्लिक्ट जो भी आएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको रिजॉल्व कर पाएंगे और नेपोटिज्म को होने नहीं देंगे अगर सेल्फलेसली काम करेंगे। क्राउनिज्म को होने नहीं देंगे। क्राउनिज्म मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह जो होता है, बिजनेस मैन लोग जो पॉलिटिकल नेक्सस बना के जो फ़ायदा उठा लेते हैं, तो क्राउनिज्म को भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 5 ट्रेड के बारे में हम लोग जो पढ़े, क्या क्या पढ़े, जैसे कि पहले तो एक इंट्रोडक्शन दिए हम लोग इथिक्स क्या है, उसके सिविल सर्वेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट इथिक्स वगैरह है इसके बारे में देखे, और उस इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ क्या क्या ऑटोमेटिकली हो जाता है उस चीज़ के बारे में देखें। फिर इम्पोर्टेंट एथिकल ट्रेट है जैसे कि इंटीग्रिटी, कंपेशन, फिर अकाउंटेबिलिटी, फिर ऑब्जेक्टिविटी, फिर सेल्फलेसनेस, इस चीज़ के बारे में भी देखें। लास्ट में एक आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा जिसमें आप लिखेंगे कि एक जो सिविल सर्वेंट होते हैं अपना प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को किसी भी सिचुएशन में उनको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसीलिए एक आइडियल ट्रेनिंग होना उनका ज़रूरी है जिसमें कि उनको एक मिक्स करके इथिकल ट्रेड के बारे में भी नॉलेज मिलना चाहिए, प्रोसीजर के बारे में भी, और प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए, ये तीनों चीज़ का एक
बैलेंस करके अगर ये तीनों चीज़ को अगर उस हिसाब से मिला के अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो एक सिविल सर्वेंट एक अच्छा प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट बन के सोसाइटी के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा एथिक्स का एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। कैसा लगा आप फीडबैक में ज़रूर हमको बताइएगा। अब हम लोग अपने सफ़र के लास्ट तक पहुंच गए हैं, जो कि है इंटरव्यू के बारे में। और मैं हर दिन आपको एक टिप देता हूं इंटरव्यू का, और आज का टिप है, कल का जो टिप था वो था कि आप जो एंट्री करते हैं रूम के अंदर, जब भी इंटरव्यू के लिए एंट्री करेंगे से लेके बैठने तक का सफ़र आपका कैसा होना चाहिए, उस पर थोड़ा आपको काम करना है। क्योंकि उस टाइम पे ही बहुत सारे बच्चे लोग मतलब पहले गुड मॉर्निंग कैसे बोला जाता है, मे आई कम इन कैसे बोला जाता है, कैसे कम इन, ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छा रहता है। तो कल का था होमवर्क। आज का होमवर्क क्या है, आप अपना जो नेम है, आपका जो नेम है, आपका जो नाम है, उस नाम का मतलब समझिए, उसका इम्पोर्टेंस को समझिए, और उस नाम को आप जस्टिफाई कीजिए कि आप कैसे एक सिविल सर्वेंट की तौर पे उस नाम को प्रेजेंट कर सकते हैं, और उस नाम का सिग्निफिकेंस, उस नाम के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, उस नाम के इम्पोर्टेंट जो भी पर्सन हैं उसके बारे में। तो अपने नाम के बारे में पूरा अच्छे से रिसर्च कीजिए, आपके नाम के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसीलिए छोटा छोटा स्टेप लीजिए इंटरव्यू के लिए भी, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही माइंड फ्रेश कीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा अगर काम करेंगे तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होता जाएगा। तो आज के दिन हम लोगों ने अच्छे से अपने जो बैलेंस डाइट में प्रीलिम्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग ने डिस्कस किया, मेंस के भी क्वेश्चन को डिस्कस किया, एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किए, इवन हम लोग एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल भी डिस्कस किया जो कि यूरोपियन यूनियन का जो अभी का नया जो कार्बन टैक्स जो था, कार्बन टैक्स एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, उसके बारे में पढ़े। तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा मिक्सचर एक पढ़े। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और जो हमारा आर्टिकल का जो एक क्वेश्चन दिया था मेन क्वेश्चन, उसका ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो प्रीलिम्स का जो 5th नंबर जो क्वेश्चन दिया था उसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा मांगता हूँ। बाय बाय।